हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन K12 सीरीज का, यानी कि 12th क्लास की केमिस्ट्री का, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को शुरुआत किया था। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज तक का खेल निपटा लिया था। यानी कि हमने ये देख लिया था कि अल्कोहल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनकी फिजिकल स्टेट होती है, क्या उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और किस तरीके से वो सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। अब आज के इस वीडियो पर अपन चर्चा करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसलिए अपन ने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करते हुए एक एक पार्ट आएंगे। ये वीडियो है एक्सक्लूसिवली पार्ट 1 का। अब सवाल उठता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो भैया अल्कोहल्स आर क्वाइट रिएक्टिव, दे आर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये कि उनके अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। पोलैरिटी बोले तो क्या भाई, ऑक्सीजन पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और बाकी जो कंपाउंड, बाकी जो एलिमेंट, बाकी जो एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं उन पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करने का प्रयास करते हैं। और इसलिए माना जाता है कि अल्कोहल्स होते हैं भैया वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जब इनकी रिएक्टिविटी हम समझते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी हम दो पार्टों में बांटते हैं। दो पार्ट कैसे? अगर हम एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर समझें तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है एक R, O और H। R जहां क्या होगा, कार्बन की चेन, O यहां पर ऑक्सीजन और H मतलब हाइड्रोजन। और पहली जो प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ते हैं, जो मेन चीज हम जो समझते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन में, वो ये समझते हैं कि क्या रिएक्शन होगी अगर ये बॉन्ड टूटेगा। तो क्या रिएक्शंस होंगी अगर ये बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन इफेक्ट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द अल्कोहल पार्ट। और ये यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपना तो जाएगा ही, तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और हाइड्रोजन को पॉजिटिव बना देगा। तो ये रिएक्शंस किनके साथ होंगी, क्या प्रोडक्ट देंगी, वो सारी चीजें हम एक कैटेगरी में पढ़ेंगे और उस कैटेगरी को बोल देंगे दीज आर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ RO एंड H बॉन्ड। RO एक तरफ चला जाएगा और H अलग चला जाएगा। RO एंड H बॉन्ड, ये रिएक्शंस होगी। सो इसमें आपको हमेशा क्या दिखेगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा और वो रिएक्शंस सारी इस कैटेगरी में पढ़ाई जाएंगी, जो कि हमारी पहली कैटेगरी मानी जाएगी। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग RO एंड H बॉन्ड। ये हमारी पहली कैटेगरी होगी। So this will be our first category. But then there is a possibility कि RO और H के बीच का बॉन्ड ना टूटते हुए RO और H के बीच का बॉन्ड ना टूटते हुए R और OH के बीच का बॉन्ड टूट जाए। There can be a possibility कि भाई O ने बोला मैं H का बॉन्ड नहीं तोड़ता, मैं R के साथ बॉन्ड तोड़ देता हूं। यह भी बिल्कुल पॉसिबल है, बट फिर ये रिएक्शन अलग होंगी, इनकी कैटेगरी अलग होगी, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो देयर हियर वी हैव दिस एज R एंड OH का बॉन्ड टूट गया। अब R और OH का बॉन्ड टूट गया तो मतलब यहां पर कौन सी रिएक्शंस हो गई? सो दीज आर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ R एंड OH बॉन्ड। और ये रिएक्शंस अलग कैटेगरी में पढ़ी जाएंगी। मतलब अल्कोहल के अंदर ये मेन तो दो रिएक्शंस आ गई, जिसमें RO और H का बॉन्ड टूटेगा और एक में R और OH का बॉन्ड टूटेगा, और दोनों में बहुत अलग तरीके से रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्या होगी रिएक्टिविटी, किससे रिएक्ट करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम कैटेगरीज की बात करें कि हाँ भैया यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक अलग कैटेगरी की रिएक्शंस, ये बॉन्ड टूटा तो एक अलग कैटेगरी की रिएक्शंस। और एक में होगा कुछ बॉन्ड नहीं टूटेगा, ROH पूरा इन्वॉल्व होगा,
ROH पूरा इन्वॉल्व होगा, मतलब ये हो गई हमारी सेकेंड कैटेगरी। एक होगा जिसमें हमारा ROH पूरा इन्वॉल्व होगा, मतलब पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, ये पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। सो वी कैन कंसिडर दैट दीज विल बी द रिएक्शंस इन विच रिएक्शंस इन्वॉल्विंग whole molecule, reactions involving whole molecule ROH, ये पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, दैट इज ROH, ये पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। तो ये आपकी थर्ड कैटेगरी की रिएक्शंस होगी, इसको हम मिसक्लेनियस कैटेगरी भी मान लेंगे, लेकिन मेनली ये तीन कैटेगरी की रिएक्शंस आपको मिलेगी किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। फिनॉल और ईथर की अभी चर्चा नहीं कर रहे, फिनॉल और ईथर की बाद में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे अल्कोहल निपटाने के बाद, लेकिन अभी फिलहाल हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। तो मोटे रूप में अल्कोहल की तीन कैटेगरीज आएंगी, जिसमें पहली दो सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। संपट पड़ी क्या बात, तो यहां पर अपन देखेंगे थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा। So the chemical properties of an alcohol ROH are determined by its functional group OH, and that is called the hydroxyl group. Reactions of an alcohol can involve the breaking of either of two bonds, C or OH bond with removal of the OH group, and the OH bond with the removal of H group. अगर C और OH bond टूटा तो OH निकलेगा एज अ रिमूवल ग्रुप, और अगर C और H का बॉन्ड टूटा तो H निकलेगा एज अ रिमूवल ग्रुप, ये हाइड्रोजन निकलेगा एज अ रिमूवल ग्रुप। ईदर काइंड ऑफ रिएक्शंस कैन इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन इन विच अ ग्रुप रिप्लेसेस द OH और H, और एलिमिनेशन इन विच अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सो इनमें से क्या होगा, या तो OH रिलीज होगा या H रिलीज होगा, या फिर OH और H के साथ कुछ और ग्रुप भी रिलीज होगा, कुछ और जो हाइड्रोजन बाकी कार्बन पे लगा है। कार्बन जब R आता है तो कार्बन की चेन आती है, तो कार्बन अकेला नहीं आता, हाइड्रोजन भी आता है, तो हो सकता है वहां से कोई हाइड्रोजन निकले, तो फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके की रिएक्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगी, इस तरीके की रिएक्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। एक एक रिएक्शन हम समझते हैं, एक एक कैटेगरी में हम रिएक्शंस को समझेंगे, रिएक्शंस नहीं समझेंगे, हम कैटेगरी के हिसाब से रिएक्शन समझेंगे। और जिसमें पहली कैटेगरी हम ये वाली रिएक्शंस की बात करेंगे, जिसमें RO और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो RO एक ग्रुप हो जाएगा और H जो होगा वो एक एटम के तौर पर एलिमिनेट होगा, निकलेगा, बाद में वो किसके साथ जाएगा वो हमें रिएक्शन में पता चलेगा, क्योंकि हर रिएक्शन में अलग तरीके से जो प्रोडक्ट होंगे वो फॉर्म होंगे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कैटेगरी। पहली कैटेगरी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इन विच रिएक्शंस इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा O और H बॉन्ड, मतलब भाई साहब ये बॉन्ड आपका टूटेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। यही हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी। तो RO ग्रुप एक साथ जाएगा, O के बगल में यहां पर R लगा होगा और H हमारा अलग से जाएगा। और इसमें सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल के साथ रिएक्शन पहले यहां समझ लो, पहले यहां समझेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। हमारे पास अल्कोहल है RO एंड H, हमने कोई एक मेटल ले लिया M। अब मेटल बोलता है भाई मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूं, मतलब मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो मेटल ये बोलता है, इस ऑक्सीजन को ये बोलता है कि यार ऑक्सीजन तुमने हाइड्रोजन को अपने साथ क्यों रखा हुआ है। देखो हमें मालूम है तुम हाइड्रोजन से चाहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन वो तुम्हें दे दे क्योंकि तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ऐसा ये बात कौन से बोल रहा है, ऑक्सीजन से बोल रहा है। कौन बोल रहा है, मेटल बोल रहा है कि यार हमें मालूम है तुम्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमें मालूम है कि तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तुम अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम मासूम हाइड्रोजन को अपना निशाना बना रहे हो। मासूम क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अपन ने पहले ही डिसाइड कर लिया, अपनी केमिस्ट्री में सबसे शरीफ, सबसे मासूम, सबसे भोला अपना हाइड्रोजन छोटा बच्चा है। मेरी बात समझ में आ रही है, केमिस्ट्री में ये बात याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में सबसे शरीफ, सबसे मासूम, सबसे भोला कौन है, अपना हाइड्रोजन। इससे भोला, इससे मासूम बच्चा कोई यही नहीं पूरी केमिस्ट्री में। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको क्यों बोला, क्यों अपने कोई सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ी ना अपने मन में, अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान ने इसके साथ बड़ी नाइंसाफी करी है। बेचारे को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और उस एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए सिर्फ एक प्रोटॉन इसको दे दिया गया है।
एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और एक इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए एक प्रोटॉन दे दिया गया है, और वो भी प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता। होल्ड मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। अब ये समझना, है कहानी बता रहा हूं मैं ताकि तुम्हें मन में याद हो जाए। तो वो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड भी नहीं कर पाता, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को उसमें संभाल भी नहीं पाता। तो कोई भी हाइड्रोजन को ऐसे प्यार से बुलाता, बोलता है इधर आओ बेटा, हाइड्रोजन पास जाता है, एक उसको चमाट मारते हैं और तुरंत क्या करते हैं, उसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं और हाइड्रोजन को लात मार के निकालते हैं H पॉजिटिव बना के। मतलब उस मासूम बच्चे के साथ सब जगह यही चीज होती है। तो वहां पर क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन को निकाल देते हैं अपने पास से। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बिना निकला, मतलब H पॉजिटिव बन के निकला। सर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकल गया और अब उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है। सर वो लोग प्रोटॉन क्यों नहीं निकाल सकते? अरे प्रोटॉन तो भाई साहब कोई नहीं निकाल सकता। पूछो क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कैद है और न्यूक्लियस की दीवारें अंबुजा सीमेंट की दीवारें, मतलब बहुत मजबूत दीवारें, और कोई भी रिएक्शन में इतनी क्षमता नहीं होती कि न्यूक्लियस को फोड़ के अंदर घुस के प्रोटॉन को बाहर घसीट के ले आए। ऐसा केमिकल रिएक्शन में तो नहीं होती। न्यूक्लियर रिएक्शंस एक अलग केमिस्ट्री होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें ऐसा हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केमिकल रिएक्शंस में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो भैया इस हाइड्रोजन का पास इलेक्ट्रॉन, मतलब लूज करने की टेंडेंसी नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि कोई भी इससे बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो अब ये मेटल क्या बोलेगा? मेटल बोलेगा ऑक्सीजन को कि यार तुम एक काम करो, हाइड्रोजन को हटाओ और मेरे को ले आओ। ऑक्सीजन बोलेगा भाई आप कौन, आप क्यों झूम रहे हो? मेटल से बोलेगा, बोलता है यार देखो, तुम देखो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ करना चाहते हो, तुम चाहते हो हाइड्रोजन से तुम छीना झपटी करके इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम्हें लगता है मासूम बच्चा कुछ बोलेगा नहीं। और ये सही बात है, ठीक है, तुम तो ऑक्सीजन बहुत पावरफुल आदमी हो, तुम तो इलेक्ट्रॉन से ले भी लोगे, लेकिन मैं मेटल हूं एम, मैं तुमको खुद से इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं। मैं खुद से चाहता हूं कि तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन रख लो अपने पास। अब तुम सोचो मेटल, अब ऑक्सीजन सोचेगा यार ये बड़ा दानवीर बन रहा है, मतलब लोग तो इलेक्ट्रॉन के लिए मर रहे हैं, यहां पर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन पैसा है, सिंपल सी बात है। बोल रहा है यार लोग यहां पर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के लिए मरते हैं और ये पागल आदमी खुद से मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इसमें मेटल कोई दानवीर नहीं है, तुम्हें यहां समझने की जरूरत है। मेटल कोई दानवीर नहीं है, मेटल यहां पर अपना फायदा देख रहा है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बोले तो मेटल वो एलिमेंट है जो ये मानता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूं तो मैं स्टेबल हो जाता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता हूं तो मैं स्टेबल हो जाता हूं। तो ये मेटल अपना निजी फायदा देख रहा है, इसमें कोई दान पुण्य का काम नहीं कर रहा कि ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन की जिंदगी बचा रहा है, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। मेटल तो अपना सब अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं भाई, असल जिंदगी में भी और यहां पर भी। तो मेटल बोलेगा यार हाइड्रोजन को हटाओ, ऑक्सीजन से अपन सीधा बोलते हैं अपन के साथ बॉन्ड बनाए। तो भैया मेटल तुरंत ऑक्सीजन को अपनी बात से कन्विंस करके हाइड्रोजन को निकलवा देगा। ऑक्सीजन भी बोलेगा यार ठीक है, हाइड्रोजन से मुझे मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, सामने से मेटल मुझे खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो काहे को हाइड्रोजन के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करूं, मेटल को उठा लेते हैं। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा देखेंगे, आर ओ और मेटल लग गया। हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाएगा, बस कहानी खत्म। हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाएगा। अब ये जो ROM बन गया है, दिस इज कॉल्ड एज मेटल एल्कोक्साइड। ये क्योंकि RO ग्रुप इज ऑलवेज कॉल्ड एज एल्कोक्साइड एंड M इज मेटल, सो इट विल बी रिगार्डेड एज मेटल एल्कोक्साइड। तो ये मेटल एल्कोक्साइड हो गया, RO और M, मेटल एल्कोक्साइड, RO और M। क्योंकि जब भी RO की बात करोगे, कभी भी RO की बात करोगे, तो RO इज ऑलवेज एल्कोक्साइड पार्ट, दिस इज ऑलवेज एल्कोक्साइड। वैसे ये आयन होता है, अगर मेटल के बिना रखोगे तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज दिखेगा, तो ये एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको क्योंकि ROM के साथ रख रहा हूं, तो मैं इस हिस्से को बोल देता हूं एल्कोक्साइड पार्ट है। और ये कौन है हमारा? ये तो हमारा मेटल है। तो दिस इज योर मेटल, ये आपका मेटल है, तो इसलिए ये मेटल एल्कोक्साइड बन जाएगा, ये मेटल एल्कोक्साइड बन जाएगा।
एक रिएक्शन देखो तब मजा आए। रिएक्शन देखेंगे, पहली रिएक्शन देखेंगे यहां पर हम एक काम करते हैं, मीथेनॉल लेते हैं CH3O और H, और किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? सोडियम के साथ कराते हैं। सोडियम के साथ कराएंगे तो सोडियम कन्विंस करेगा किसको? ऑक्सीजन को कि यार हाइड्रोजन में क्या रखा है, तुम तो मेरे से बॉन्ड कर लो, तुमको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो मैं दे देता हूं। अब सोडियम क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि सोडियम का निजी फायदा है। सोडियम का निजी फायदा क्या है? 11 एटॉमिक नंबर है और 11 एटॉमिक नंबर है तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2,8,1 कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। उस एक इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो सोडियम पगला रहा है। सोडियम बोले यार ये एक इलेक्ट्रॉन का कहीं जुगाड़ कर लूं, कहीं छोड़कर आ जाऊं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा जीवन में। अब दिक्कत ये उनके यहाँ नगर निगम की कोई सुविधा नहीं है कि कहीं डस्टबिन में डाल दे, नगर निगम की गाड़ी आएगी उठाकर ले जाएगी इलेक्ट्रॉन को। ऐसा कोई केमिस्ट्री में तो सुविधा होती नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ता है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना फेंकना चाहता है तो उनको किसी एटम की जुगाड़ करनी पड़ती है जिस एटम पर ये इलेक्ट्रॉन अपना टिका दे और निकल जाए। और इसके लिए वो ऐसे एटम को ढूंढते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो। मेटल की बात कर रहा हूं मैं, वो ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो इस मेटल सोडियम को मिल गया ऑक्सीजन, तो बोलेगा मैं इसको टिका देता हूं अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? सोडियम पहले इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाकर क्या बनेगा? यहां पर देखेंगे CH3ONA। सर इस हाइड्रोजन का क्या होगा? कुछ नहीं, हाइड्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाएगा। एक H है, अगर तुम चाहो तो बैलेंस कर दो, सबको 2-2 कर दो तो ये H2 बन जाएगा, अदरवाइज हाफ H2 बन जाएगा। इसको कहेंगे सोडियम मिथॉक्साइड। क्यों मिथॉक्साइड? क्योंकि पहली बात तो सोडियम इसलिए क्योंकि मेटल सोडियम है और एक कार्बन का एल्कोक्साइड है, तो एल्क की जगह मिथ आ जाएगा। ये जो एल्क वर्ड है ये तो फ्लेक्सिबल होता है ना, यहां पर तो आपको कार्बन की संख्या के हिसाब से वर्ड रूट लिखना होता है। तो एक कार्बन आ गया तो मिथ लगा दो तो मिथॉक्साइड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड। तो वो सोडियम मिथॉक्साइड बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? वही सारी चीजें यहां लिखी हुई है। देखो, अल्कोहल्स रिएक्ट विद मेटल to produce alkoxide and hydrogen gas. This reaction shows the acidic nature of alcohol. और इस रिएक्शन से तुम्हें एसिडिक नेचर मिलेगा। क्यों? क्योंकि O और H के बीच का अगर बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के जाएगा, जो ये दर्शाएगा कि अल्कोहल कुछ हद तक एसिड है। हालांकि बहुत अच्छा एसिड नहीं है, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। अपन ने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को कंपेयर किया कि पानी से भी सड़ी एसिडिटी है, और पानी तो अपने लिए न्यूट्रल होता है, तो पानी से भी कम एसिडिक है। संपट पड़ी मतलब बेकार एसिड है। लेकिन हां, अगर H+ निकाल पा रहा है, क्योंकि रिएक्शन में H+ निकल रहा है, और हमने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड में अगर H+ निकलेगा तो यानी कि प्रोटॉन निकलेगा तो वो एसिड होगा। तो हमारे लिए ये ठीक है, बेकार ही सही लेकिन एसिड है। इट शोज इट्स एसिडिक कैरेक्टर। तो देखो वीक एसिड लिखा भी हुआ है, Na के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड इट विल गोइंग टू फॉर्म RONA अल्कोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। अब ये जो अल्कोक्साइड आयन बना है ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है ना, प्लस हाफ H2। अब हालांकि ये जो बेस बना है ये एक एसिड से बना है, तो आप इसको इसका कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हो। हर एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है, जो 11th क्लास में हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस में समझा था। बट ठीक है, अभी हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि अभी अपने को फिजिकल केमिस्ट्री नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक रहना है। तो यहां पर हमारा जो अल्कोक्साइड बनेगा वो एक बेस के रूप में बनेगा विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये RONA बन गया हमारा सोडियम। हमने जो एग्जांपल लिया सोडियम मिथॉक्साइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया सा, C2H5O और H, और यहां पर अपन K ले लेते हैं। दिस इज पोटेशियम। अब ये पोटेशियम को भी कन्विंस करेगा इस ऑक्सीजन को, बोलेगा भाई यार क्या हाइड्रोजन के साथ तुम जिंदगी जी रहे हो, मेरे को लगाओ, मेरे से इलेक्ट्रॉन पाओ और खुश हो जाओ। तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ यहां बॉन्ड बना लेगा, C2H5O K, ओके ओके, ठीक है, ओके, प्लस हाफ H2 गैस बनकर उड़ जाएगा। समझ में आया? ये तो हाइड्रोजन रिलीज हो गया। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या बन गया? दिस विल बी कॉल्ड एज पोटेशियम इथॉक्साइड, क्योंकि पोटेशियम मेटल है इस बार, तो दिस विल बी कॉल्ड एज पोटेशियम। 2 कार्बन की चेन है तो दिस विल बी कॉल्ड एज पोटेशियम इथॉक्साइड। तो इसको अपन बोल देंगे ये बन गया कौन? पोटेशियम इथॉक्साइड। तो मेटल एल्कोक्साइड अल्टीमेटली बनना है, एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड। संपट पड़ी क्या बात? क्लियर हो गया? तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अल्कोहल संपट पड़ा क्या? और मेटल और अल्कोहल में O और H के बीच का ही बॉन्ड टूटेगा।
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये पहली कैटेगरी में आएगा। स्क्रीनशॉट लपकेंगे, आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब इसमें रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा? पहले यहां पर रिएक्टिविटी का ट्रेंड समझेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ मेटल इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मिथेनॉल की सबसे अच्छी, 1 डिग्री की उससे कम, 2 डिग्री की उससे कम और 3 डिग्री की सबसे बेकार। रीजन बीइंग क्यों? भैया मेटल को अगर ऑक्सीजन पर आना है, और अगर मेटल ये देखे यार ऑक्सीजन पे तो बहुत भीड़ भड़ाका लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे तो बहुत भीड़ भड़ाका लगा हुआ है, तो फिर वो मेटल अच्छे से ऑक्सीजन पे बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना है। और वो देखे यार ऑक्सीजन के आसपास तो काफी लोग हैं, काफी लोग भीड़ जमा है, और ऑक्सीजन कहीं बीच में फंसा हुआ है, तो कैसे मेटल कूद फांद कर वहां तक जाएगा? भीड़ भड़ाका समझ रहे हो? स्टेरिक हिंड्रेंस बोले तो बल्की ग्रुप के कारण। और बल्की ग्रुप के कारण बार बार मैं यहां क्यों इशारा कर रहा हूं? क्योंकि 3 डिग्री में बल्कीनेस या 2 डिग्री में बल्कीनेस ज्यादा होगी। इमेजिन करो CH3 है, ये आपका CH3 है, ध्यान से सुनना, ये कार्बन है, ये भी एक CH3 है, ये भी एक CH3 है, ये आपका O और H है। मानते हो? एक बात तो ये भी माननी पड़ेगी कि भैया ये 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से लगा है, और ऐसे अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल बोले तो 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अब ऑक्सीजन के पास भीड़ भड़ाका ज्यादा है, क्लियर हो गया? और यहां से हमारे मेटल मान लो चलो सोडियम को ही आना है, तो ये हाइड्रोजन तो वो निकाल देगा, ये बॉन्ड तो वो तोड़ देगा, लेकिन सोडियम बोलेगा यार इतना भीड़ भड़ाका मैं ऑक्सीजन तुम्हारे पास आऊं कैसे? क्योंकि तुम्हें लग रहा है सिर्फ CH3 ऊपर टंगा हुआ है। भैया C मतलब कार्बन ऊपर टंगा हुआ है, लेकिन कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन भी है। अभी मैंने उनको खोलकर नहीं लिखा, अगर उनको खोलकर लिखूंगा तो बल्कीनेस साफ साफ दिखेगी। कैसे? ये कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सोचो ये खोल दिया तो देखो बल्कीनेस आ गई ना, भीड़ जमा हो गई कि नहीं हो गई? ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन खोल के लिखूंगा और बल्कीनेस, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और बल्कीनेस, तो सोडियम की रिएक्टिविटी होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी अच्छी भीड़ जब कम थी तब हो गई थी। समझ में आया? तो अल्टीमेटली बनाने को तो ये भी प्रोडक्ट दे देगा, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस रिएक्टिविटी कम होगी। तो इसमें प्रोडक्ट कौन बन जाएगा आपका? ये सब्स्टिट्यूटेड ईथर, मेटल ऑक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड का सब्स्टिट्यूटेड एल्कोक्साइड पार्ट प्लस हाफ H2 यहां से रिलीज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो इधर जो रिएक्टिविटी है वो CH3OH की सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री होगी। This reaction shows that alcohol act as Bronsted acid, that is they can donate a proton to a stronger base. तो जो अल्कोहल होता है ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से वो H+ रिलीज कर रहे हैं, तो इट इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड में सिंपल सी बात ये होती है कि जो भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर सके, जो भी H+ डोनेट कर सके, उसे हम ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड H+ डोनेट कर सकता है। अगर इसके साथ कोई बेस आ जाए तो वो H+ किसी B- बेस के साथ चला जाएगा और BH नाम का आपका सिंपल एक कॉन्जुगेट एसिड बना देगा, BH नाम का। तो ये जो H+ निकल रहा है ये किसी भी नेगेटिव से अटैक कर सकता है। हालांकि इस रिएक्शन में वो H+ खुद के साथ ही रिएक्ट करके H2 गैस बन गया, लेकिन अगर किसी बेस के साथ कराओगे तो भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर H+ निकल रहा है तो 100% अल्कोहल हमारे लिए एक एसिड के समान हो गया। किसके समान हो गया? एक एसिड के समान। और जब एसिड H+ देकर किसी बेस के पास जाएगा तो वो खुद अल्कोहल कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। जो बेस से जो एसिड से बना है वो खुद कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ये BH जो बेस है वो एसिड बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और ये जो पार्ट है ROH, ये RO- बन जाएगा, जो अब कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड है। क्लियर हो गया? क्योंकि हर बेस का करस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये 11th क्लास की मुद्दा है। हर बेस का एक करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड होता है और हर एसिड का करस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेट बेस होता है। सिंपल सी बात है। जैसे अभी फिलहाल फिर से सुनो, अल्कोहल है, अल्कोहल क्या कर रहा है? सर मैं H+ निकाल रहा हूं। हमने वही रिएक्शन पढ़ी ना, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो O पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव। H+ निकालना, प्रोटॉन निकालना। प्रोटॉन निकालने के हिसाब से अल्कोहल एसिड है,
प्रोटॉन के निकालने के हिसाब से अल्कोहल एसिड है, तो ROH ने अपने अंदर से H पॉजिटिव निकाल दिया। सुनेंगे यहां पर, अगर तुमको लॉरी ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट क्लियर करना है तो इस बात को यहां पर समझ लो जो मैं समझा रहा हूं। RO और H अल्कोहल है, अपने अंदर से इसने H प्लस को निकाल दिया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटा, ऊपर नेगेटिव H पर पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव H पर पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव H पर पॉजिटिव। बताएंगे यहां पर क्या बना, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि इसने H प्लस निकाला, तो ये हमारे लिए हो गया एसिड, ये हमारे लिए हो गया एसिड। कौन सा एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड। क्योंकि ब्रोंस्टेड एसिड कहता था कि सर अगर कोई प्रोटॉन डोनेट कर सके, अगर कोई अपने अंदर से H प्लस निकाल सके, तो वो मेरे हिसाब से एक एसिड होगा। ये ऐसा लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट कहता था। तो हमने कहा भैया ये H प्लस निकाल रहा है, ये एसिड हो गया, तो तुम्हारे हिसाब से प्रोटॉन निकाल रहा है, ब्रोंस्टेड एसिड हो गया ब्रोंस्टेड एसिड। अब तुम्हारे मन में घंटी बजनी चाहिए कि सर हमने तो पढ़ा था कि जो H प्लस निकालता है वो अर्हेनियस एसिड होता है, क्योंकि 10th क्लास तुमने पढ़ी होगी और उसमें कहा था कि कोई भी कंपाउंड को अगर पानी में डालोगे तो पानी में डाल के वो H प्लस आयंस निकाल देगा, बोले तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले छोड़ देगा, तो तुम समझ जाना वो कंपाउंड एसिड है। तुमने अर्हेनियस कंसेप्ट भी पढ़ा है। लेकिन फिर तुम अर्हेनियस कंसेप्ट की डेफिनेशन एक बार और सुनो, वो कंपाउंड जो पानी में जाकर H प्लस आयन निकालेगा, पानी में जाके एक्वस मीडियम में जाकर जो H प्लस निकालेगा वो एसिड होगा। यहां पर हमने कहीं H प्लस की बात नहीं करी, हमने यहां पर कहीं एक्वस मीडियम की बात नहीं करी। H प्लस की तो करी है, हमने यहां पर कहीं एक्वस मीडियम की बात नहीं करी। और इसलिए उससे बेहतर कंसेप्ट है लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, अर्हेनियस से बेहतर कंसेप्ट है लॉरी ब्रोंस्टेड, क्योंकि ये किसी मीडियम के भरोसे पे नहीं चलता। अर्हेनियस की लिमिटेशन ही यही थी कि भैया कोई भी एसिड या बेस की पहचान तुम एक्वस मीडियम में ही कर सकते हो। एक्वस मीडियम मतलब पानी के मीडियम में ही तुम बता सकते हो कि फलानी चीज एसिड है कि बेस है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा कंसेप्ट और ढूंढना चाहिए जो पानी के अलावा मीडियम की कोई कंस्ट्रेंट ना रखे अपने आगे पीछे। तो फिर लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट का जन्म हुआ, जिसने कहा हमें मीडियम से मतलब नहीं है, प्रोटॉन निकाल सकते हो, कहीं भी निकालो, हमारे लिए एसिड। तो ये प्रोटॉन निकाल रहा है इसलिए ब्रोंस्टेड एसिड। अब मेरी बात समझना, प्रोटॉन निकालने के बाद ये अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। This is what? This is an alkoxide ion. This is an alkoxide ion. अब मेरे को ये बताओ, ये अल्कोक्साइड आयन को अगर तुम H प्लस दोगे, या H प्लस मान लो वापस दोगे, या कहीं दूसरा H प्लस लेकर आओगे वो दोगे, तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि H प्लस पर प्लस चार्ज है और RO पर माइनस चार्ज है, तो ये उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। लेकिन कौन? अल्कोक्साइड आयन। तो अब यही अल्कोक्साइड आयन H प्लस को एक्सेप्ट भी कर रहा है, और H प्लस एक्सेप्ट करना मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करना मतलब लॉरी ब्रोंस्टेड के हिसाब से इट्स अ बेस, इट्स अ बेस। क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट करने वाले एसिड तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले बेस, H प्लस को डोनेट करने वाले एसिड तो H प्लस को एक्सेप्ट करने वाले बेस। तो मतलब ये हमारे लिए एक बेस भी हो गया अगर ये पीछे जाकर वापस से H प्लस गेन कर ROH दे देता है तो। और कौन सा बेस? तुम बोलोगे ब्रोंस्टेड बेस, नहीं होगा तो ब्रोंस्टेड के हिसाब से ही, लेकिन एक ऐसा बेस जिसका ज्यादा हिस्सा एसिड से बना था, तो दिस विल बी कॉल्ड एज इट्स कॉन्जुगेट बेस। दिस विल बी कॉल्ड एज इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। ये जो अल्कोक्साइड आयन बन रहा है ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी एसिड विल डेवलप इट्स कॉन्जुगेट बेस, और वो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन पीछे आती है कि नहीं आती है। मान लो ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, तो फिर ये तुरंत बोलेगा भाई H प्लस वापस करो, मैं पागल हो रहा हूं यहाँ RO माइनस बन के, मुझे वापस H प्लस दो, मुझे वापस घर जाना है। घर जाना है बोले तो वापस जाना है, तो वापस जाना है तो वापस अल्कोहल बन जाएगा, मतलब फिर हमारा एसिड अच्छा नहीं होगा। मतलब फिर हमारा ये जो एसिड बन रहा है ये एसिड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है। तो अब इसका मतलब अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता तो ये रिएक्शन पीछे आती नहीं, मतलब हमारा एसिड आगे ही बढ़ता और एसिड फिर हमारा अच्छा होता, क्योंकि एसिड का काम है H प्लस को निकालना,
ना कि H+ वापस गेन करके इसका बनना। हमारा एसिड ही कब अच्छा होगा? जब ये आगे चलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में चलेगा। और वो कब चलेगा? जब ये पीछे नहीं आएगा। और पीछे कब नहीं आएगा? जब ये स्टेबल होगा। ये बोलेगा नहीं यार मुझे H+ वापस दो, मुझे घर जाना है। ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अब ये 11 का कंसेप्ट है हालांकि, लेकिन मुद्दा यहां पर आगे भी आएगा ये, इसलिए मैंने अभी क्लियर करवा दिया। विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स conjugate base. तो it will be directly proportional to the stability of its conjugate base. ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स conjugate base. Stability of its conjugate base. More stable is the conjugate base, more stronger will be the acid. Less stable the conjugate base, weaker will be the acid. क्लियर हो गया? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें यहां से समझनी पड़ती है। तो यहां पर यही चीज बताई गई है कि यहां पर एक कॉन्जुगेट एसिड बना है, और वो कॉन्जुगेट एसिड जो बना है वो एक बेस का बनेगा, और एक एसिड का हमेशा एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये बेस और एसिड कितने स्ट्रांग होते हैं, ये इनके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये अगर अच्छे स्टेबल है तो ये बहुत स्ट्रांग है, ये अगर कम स्टेबल है तो ये वीक है। क्लियर हो गई बात? ये पूरी चीज क्लियर हो गई। तो यही चीज होती है जो हमें अल्कोक्साइड आयन के फॉर्मेशन में देखने को मिलती है, यानी कि अल्कोहल जब O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा तो जो अल्कोक्साइड आयन बनेगा उसके ऊपर भी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि हमारा अल्कोहल कितना अच्छा एसिड है। हालांकि मैं बता दूं अल्कोहल हमारा अच्छा एसिड नहीं होता है, पहले ही हम लिख चुके हैं कि वो वीक एसिड है। रिएक्शन में भी हमने कहा था कि वो वीक एसिड है, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और बात करते हैं। क्लियर हो गया यहां पर ये वाला पार्ट? तो ये चीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 11th क्लास का टॉपिक है हालांकि, बट अप्लाई हो गया ऑर्गेनिक में, वो एक मुद्दा अलग है, लेकिन ये 11th क्लास का टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ओके, अब आगे बात करते हैं। सो नाउ इसी में हम आगे और समझेंगे कि कुछ और रिएक्शंस को हम देखते हैं अलग तरीके से, इसी क्लीवेज में, O और H बॉन्ड के क्लीवेज में। द alkoxide formed due to the reaction of alcohol with metal can be utilized for the formation of ether. अब जो आपको मेटल अल्कोक्साइड मिल गया, आप उसको ईथर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो, ईथर को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अल्कोक्साइड पार्ट जो होता है वो ईथर में होता है। बस सिर्फ इतना अंतर है कि मेटल की जगह पर आपको वहां पर कोई अल्काइल पार्ट रखना पड़ेगा, तभी वो ईथर बनेगा, क्योंकि RONA को कन्वर्ट करना है आपको ईथर में। RONA आपका मेटल अल्कोक्साइड है, ये अल्कोक्साइड पार्ट है, ये अल्कोक्साइड पार्ट है, ये पार्ट ईथर में भी रहेगा। ईथर बन गया मान लो R डैश इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको R और R में कंफ्यूजन ना हो। ये R पहले से था मेटल अल्कोक्साइड में, ये R डैश नया ले आए, तो अब यहां पर भी देखोगे आप अल्कोक्साइड पार्ट है, ये आपका अल्कोक्साइड पार्ट है, ये आपका अल्कोक्साइड पार्ट है। बस अंतर क्या दिख रहा है आपको? Na की जगह क्या लगा दिया? R लगा दिया, तो ये पूरा ग्रुप जो हो गया इसको अपन ईथर बोल देंगे। ये जो पूरा ग्रुप हो गया ये ईथर बन गया। तो आप इस मेटल अल्कोक्साइड से ईथर बना सकते हो, मतलब मेटल अल्कोक्साइड का आप यूटिलाइज करके आप इसको ईथर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये कैसे करोगे इस पर भी बात कर लेते हैं। रिएक्शन देखेंगे। पहले हम मेटल अल्कोक्साइड बनाते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत अल्कोहल से करते हैं, और अल्कोहल में भी डिफाइन, चलो अल्कोहल में भी एक काम करते हैं, ROH ऐसा ले लेते हैं, प्लस मेटल ले लेते हैं सोडियम। ठीक है, रिएक्शन करें, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा, Na इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा? RONA प्लस हाफ H2 प्लस हाफ H2। व्हाट इज दिस RONA? इट्स कॉल्ड एज मेटल अल्कोक्साइड। ये हो गया आपका मेटल अल्कोक्साइड। तो ये RONA आपका क्या हो गया? मेटल अल्कोक्साइड।
इसको उठाएंगे RONA को, अब देखेंगे यहां पर रिएक्शन ईथर बनाने के लिए आपका मेटल एल्कोक्साइड ही बनेगा ईथर में। कैसे? इसको हम रिएक्ट करवा देंगे RX के साथ। किसके साथ? RX। RX बोले तो हेलो एल्केन, इससे पहले चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड, तो इस एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे। एल्काइल हैलाइड को थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं XR, बात है कि RX लिखो XR लिखो, क्या होगा? Na जाएगा किसको लेकर? X को लेकर। Na जाएगा किसको लेकर? X को लेकर, एक बाय प्रोडक्ट बनेगा NaX, एक बाय प्रोडक्ट बनेगा NaX, उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? ROR, इसको मैं R' मान लूं तो ये बन जाएगा RO, ये तो RO यहां पर था, ये R' इसके साथ लग जाएगा तो ROR', दिस इज कॉल्ड एज ईथर। ये आपका क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। समझ में आया? R और X को डिफाइन कर देंगे तो हमारे पास एक एग्जांपल आ जाएगा। ये फिलहाल थी जनरल रिएक्शन। जब R और X को नहीं डिफाइन करते हो तो उस रिएक्शन को आप जनरल बोलते हो कि ये जनरल रिएक्शन है, सब पर लागू होगी। R को डिफाइन कर दो, X को डिफाइन कर दो, प्रिसाइज रिएक्शन हो जाएगी, एग्जांपल हो जाएगा वो। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ईथर को बनाने का। तो उनने कहा है कि जो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, अल्कोहल को रिएक्ट करते हो मेटल के साथ, तब मेटल एल्कोक्साइड जो बेसिकली बनता है वो इवन आपके ईथर बनाने में यूटिलाइज हो सकता है। तो आगे चलकर जब ईथर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आएगी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तीसरा पार्ट है, उसमें हम ये मेथड भी, इस मेथड से भी ईथर बनाने की प्रिपरेशन एक बार और देखेंगे। जो अभी यहां देखी वो वहां पर भी देखेंगे प्रिपरेशन के तौर पे। एग्जांपल लपेट लेते हैं, एक एग्जांपल लपेट लेते हैं भाई। अल्कोहल ले लेते हैं C2H5O और H। कौन सा अल्कोहल है ये? इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन पहले किससे कराएं? सोडियम से ही कराएं, तो सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो Na H को हटा देगा, Na इसके साथ लग जाएगा, इट विल फॉर्म C2H5ONA। C2H5ONA, this is called as sodium ethoxide. Sodium ethoxide. इसके साथ बाय प्रोडक्ट half H2 गैस, half H2 गैस, तो ये सोडियम एथॉक्साइड बन गया। अब इस सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन किससे करेंगे? इस सोडियम एथॉक्साइड को रिएक्शन किससे करेंगे? हम करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड मान लो ले लिया CH3Cl, क्या ले लिया? CH3Cl। तो यहां देखेंगे ये Na और ये Cl निकल जाएंगे, क्या बन गया? NaCl। Na और Cl निकल गए, ये CH3O के साथ चिपक जाएगा, क्या बन जाएगा? देखेंगे C2H5O और O के साथ कौन? CH3, तो C2H5OCH3, दिस विल कॉल्ड एज मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम अगर हम करें तो अल्काइल एल्कोक्साइड बोला जाता है, तो इट विल बी कॉल्ड एज मिथाइल इथॉक्साइड। ठीक है, मिथाइल इथॉक्साइड। तो मिथॉक्सी इथेन का हो या मिथाइल इथॉक्साइड का हो, ये कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम है। अल्टीमेटली मुद्दा ये कि आपका ईथर बन गया। अल्टीमेटली मुद्दा ये कि आपका ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया, NaCl आपका बाय प्रोडक्ट बन गया, यानी कि आप ईथर बना सकते हो अल्कोहल से बाय दिस मेथड। इसमें सोडियम एल्कोक्साइड पहले बनेगा, मेटल एल्कोक्साइड इन जनरल, और फिर उसकी रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो हमें ईथर मिल जाएगा। और जो भी आपको ईथर चाहिए होगा उसके बराबर का R आप यहां रख लोगे, आपको अपना डिजायरेबल ईथर मिल जाएगा। रिएक्शन समझ आई? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया था। इसमें कुछ और थ्योरी भी, उसकी भी चर्चा करते हैं। पहले इस रिएक्शन की बात करो, फिर उन्हें कुछ सिमेट्री बताइए, कायरलिटी बताइए कार्बन की, तो वो कायरलिटी मेंटेन रहेगी कार्बन की, कुछ नहीं होगा, उस पर अभी अपन चर्चा करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, अब यहां पर आते हैं, वापस आते हैं। यहां पर देखते हैं, इन दिस रिएक्शन OH बॉन्ड ब्रेक्स एंड इथाइल रिप्लेसेस हाइड्रोजन। ठीक है, दस कॉन्फिगरेशन अबाउट कायरल कार्बन एटम इज रिटेन्ड। व्हाट डू मीन बाय कायरल कार्बन एटम? पहले तो ये समझो, एक कार्बन आपको पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है,
एक कार्बन होता है एंड इट विल फॉर्म अ चार बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावेलेंसी, क्योंकि उसके पास उसकी टेट्रावेलेंसी होती है। अगर वो चारों बॉन्ड चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बनाएगा, चार अलग अलग ग्रुप्स के साथ बनाएगा, तो हम उस कार्बन को बोल देंगे कायरल कार्बन एटम। मतलब एक जगह H लगाए, एक जगह OH लगाए, एक जगह CH3 लगाए, एक जगह C2H5 लगाए, चारों ग्रुप उसके अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ग्रुप की बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे। मान लो एक जगह एक कार्बन से मैंने इथाइल जोड़ दिया, एक से मिथाइल जोड़ दिया, तो तुम ये नहीं बोल सकते सर दोनों तो कार्बन से जुड़े हो। नहीं भाई, एक में मिथाइल ग्रुप है, एक में इथाइल ग्रुप है, कायरल हो सकता है, वो ग्रुप अलग होने चाहिए। और उस कार्बन को जनरली मैं स्टार बना के डोनेट करता हूं। ये देखो, जैसे ये अल्कोहल पार्ट है, इसमें देखो ये कार्बन स्टार, एक तरफ ये H से लगा है, एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप से लगा है, एक तरफ इथाइल ग्रुप से लगा और एक तरफ ऑक्सीजन से लगा है। चारों बॉन्ड अलग अलग हो गए इसके, इसलिए कायरल कार्बन बोल दिया गया। अब बॉन्ड तो यहां से तोड़ना है, तो इस कायरलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये कायरलिटी मेंटेन रहेगी इस दौरान। वो बस इतना बताना चाह रहे हैं, ये कायरलिटी मेंटेन रहेगी। तो और वो कायरलिटी आगे तक मेंटेन रहेगी, इवन जब ईथर बन गया तो वही कायरल कार्बन एटम बना। तो ये कायरलिटी मेंटेन रहेगी और इसमें बिल्कुल विल हैव द प्रोडक्ट ए विल हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज द रिएक्टेंट। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो सिमेट्री है, जो उसके आसपास मॉलिक्यूल्स अरेंज थे, वो उसी ओरिएंटेशन पर अरेंज है प्रोडक्ट में भी जैसे रिएक्टेंट में अरेंज थे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसका प्रोडक्ट का और पहले रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। तब भी कायरल कार्बन एटम था, अभी भी कायरल कार्बन एटम है। वो कायरलिटी चेंज नहीं होगी, वो कायरलिटी कार्बन की नहीं बदलेगी। संपट पड़ गई क्या बात? ये पूरी चीज क्लियर हो गई? तो ये कायरलिटी को लेकर बात थी। आगे और चर्चा करते हैं अपन इस पर। अब आती है अगली रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसी कैटेगरी में इन्वॉल्विंग O और H का जो बॉन्ड टूट रहा है ना, O और H का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड टूट रहा है, उसी पर आती है अगली रिएक्शन जो बड़ी फेमस, बड़ी इंपॉर्टेंट और 12th क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, ईस्टरिफिकेशन। इस पे जितने स्टार बना लो उतने कम है। फिलहाल मैं 5 स्टार बना रहा हूं क्योंकि आती है, बोर्ड में भी आती है, बोर्ड का भी फेवरेट टॉपिक है, और इवन इसका मैकेनिज्म भी कई बार आता है समझाने के लिए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म हमारे पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैकेनिज्म पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मुद्दा उठाते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। हालांकि ये नया नाम नहीं है, अगर तुमने गौर किया हो तो ये 10th क्लास में तुम पढ़ चुके हो। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन 10th क्लास के सिलेबस में भी थी, वहां भी इतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी अभी 12th में है। बट मैं मानकर चल रहा हूं 10th निपटी हुई है, ठीक है ना, मेरे को 10th से मतलब नहीं है तुम्हारी। मैं तो ये मानकर चलता हूं तुमने पहली बार इसका नाम सुना, ठीक है। कई बच्चे तो बोलेंगे यार सर कितनी दिल की बात हमारी पकड़ लेते हैं। सुनो इधर अभी मेरी बात को, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की चर्चा करते हैं। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें ईस्टर फॉर्म होता है। रिएक्शन इन विच ईस्टर गेट्स फॉर्म, जिसमें ईस्टर फॉर्म होता है। अब ईस्टर क्या होता है? एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है, एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है जिसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, और इसी वजह से ये परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इट्स अ फ्रूटी स्मेलिंग, फ्रूटी स्मेलिंग और हाई फ्रेग्रेंट वाला कंपाउंड होता है जिसके अंदर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। देयरफॉर यूज्ड टू प्रिपेयर, देयरफॉर यूज्ड टू प्रिपेयर परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स। परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स को बनाने में इस्तेमाल होता है। सो देयरफॉर इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स। तो ये परफ्यूम या डिओड्रेंट को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो परफ्यूम और डिओड्रेंट को बनाने में ये इस्तेमाल होता है। देयरफॉर इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स। और परफ्यूम और डिओड्रेंट्स में ईस्टर शामिल होता है। सवाल उठता है ये ईस्टर बनता कैसे है, क्योंकि रिएक्शन तो मैं अल्कोहल में पढ़ रहे हो, तो एक बात तो कंफर्म हो गई, अल्कोहल से तो बनेगा।
और अल्कोहल और एसिड जब मिल जाएंगे तो आपका ईस्टर को फॉर्म करेंगे। कब? जब अल्कोहल और एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, सो देखो, अल्कोहल्स रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, alcohols react with carboxylic acids in the presence of a few drops of concentrated H2SO4 or HCl gas as a catalyst to form ester. Complete reaction is as follows. तो this is called as ester. तो मोटे रूप में एसिड और अल्कोहल मिल जाए, एसिड कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए और अल्कोहल मिल जाए in the presence of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहां पर आपको यह दे देगा ईस्टर along with the formation of water, लेकिन यहां पर आपको मेन जो प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट, वो आपको ईस्टर मिलेगा। तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से जो बनता है उसे हम ईस्टर कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से जो बनता है उसे हम ईस्टर कहते हैं। तो दिस विल गोइंग टू फॉर्म एन अल्कोहल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस दिस विल गोइंग टू फॉर्म एन ईस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब भी मिलेगा तो हम उसे बोलेंगे कि ईस्टर बन गया। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहेंगे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ईस्टर फॉर्म हो रहा है ना, तो ईस्टरिफिकेशन कैसे होगा अभी पूरा मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, पहले एग्जांपल को निपटा लेते हैं। और एक काम करते हैं, एग्जांपल से पहले मैं तुम्हें जनरल रिएक्शन बताता हूं, फिर एग्जांपल पर आते हैं। ध्यान से सुनना, जनरल रिएक्शन में पूरा खेल समझ में आ जाएगा तुमको। पहले ले लो आप अल्कोहल, तो अल्कोहल अपन ने ले लिया R, O और H। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे कंफर्म है कि यही बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि हम रिएक्शन यही बॉन्ड तोड़ने की पढ़ रहे हैं जिसमें O और H का बॉन्ड टूटे। ये हो गया हमारा अल्कोहल। जनरल ले रहा हूं इसलिए मैंने अभी R को डिफाइन नहीं किया है कितने कार्बन का है, तो R को R मान लिया, कितने भी कार्बन का एल्काइल पार्ट हो सकता है। ROH अल्कोहल हो गया। अब ले लूंगा एक एसिड, एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O और OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH। COOH ग्रुप जहां भी आ जाए उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। R के साथ आ रहा है तो दिस इज एल्काइल के साथ, मतलब R कितना भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ये प्रॉपर आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की अच्छी चेन हो गई। अब इसमें R कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि चेन कितनी बड़ी है, बट दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा पलटा के लिख देता हूं ताकि समझ में आएगा रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। तो ये R C डबल बॉन्ड O और H, O और H। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में जाएगी? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां पर रहेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको बेसिकली हम मानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब हम मानते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये कहीं पे भी जाएगा वाटर मॉलिक्यूल को निकाल कर लाएगा, डिहाइड्रेट करके लाएगा मॉलिक्यूल को। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेट? पानी को निकाल कर लाएगा। होता है ना, गर्मी में बीमारी हो जाती है हमें, डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। ये डिहाइड्रेट वर्ड जब भी आएगा वहां पानी की कमी होगी। और H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब डिहाइड्रेट करने वाला एजेंट है, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल को निकालने वाला एजेंट है। तो ये क्या करेगा? कहीं पे भी जाएगा वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड से इसलिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट का वो आया था ना एसिड अटैक में कि अब आप उसको नहीं बेच सकते सल्फ्यूरिक एसिड को, वो इसीलिए उसका साइंटिफिक क्या उसका रीजन था, क्योंकि इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। भगवान ना करे लेकिन अगर कभी आपके हाथ पर अगर जरा से सल्फ्यूरिक एसिड कहीं गिर जाए कंसंट्रेटेड तो बर्न हो जाएगा। वो तो जाहिर सी बात है। क्यों बर्न हो जाएगा? क्योंकि आपके हाथ में जितना वाटर होगा वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बन के सल्फ्यूरिक एसिड सब निकाल लेगा। बोलेगा सर हाथ में वाटर, अरे भैया तुम्हारी स्किन में मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर को परमानेंटली खींच लेगा वो, तो वहां स्किन जल जाएगी ना, विदाउट वाटर की हो जाएगी, जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, और वो परमानेंट एक स्पॉट एक मार्क दे जाएगा। क्लियर हो गया? इसलिए इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है,
तो अपन ने कहा भैया सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं, हालांकि ये कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है यहां पर मैकेनिज्म में, तुम्हें एक्चुअली H2SO4 का वर्क समझ में आएगा कि ये करता क्या एक्चुअल में, लेकिन हमारे लिए अभी वो वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। और वाटर मॉलिक्यूल अगर निकालेगा तो कैसे निकालेगा, वाटर मॉलिक्यूल अगर निकालेगा तो कैसे निकालेगा, ध्यान से सुनेंगे। वाटर मॉलिक्यूल अगर निकालेगा तो यहां से निकालेगा H और यहां से निकालेगा OH। अल्कोहल से H पार्ट ले लिया, RO और H पार्ट ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH पार्ट ले लिया। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, उससे H लेना चाहिए था, उससे हाइड्रोजन निकलना चाहिए था, और अल्कोहल क्योंकि ROH है तो OH पार्ट उससे निकलना चाहिए था। क्योंकि हमारे मन में एसिड को लेकर कहानी क्या है कि जो H+ निकाले, और जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड बोल रहा हूं तो मैं ये मानता हूं कि यहां से H+ निकलेगा। ईस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म में समझोगे H नहीं निकलेगा, OH निकलेगा, कार्बोक्स। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड OH दे रहा है तो बेस हो गया, नहीं, है एसिड, लेकिन ईस्टरिफिकेशन में चूंकि मैकेनिज्म ऐसा है तो ये अपना OH निकालेगा और ये H निकालेगा, ये OH और ये H। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो यहां से आपको OH मिलेगा और ये आपको एक H देगा, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, ये आपका H, ये OH, यहां से अपन इनको निकाल देते हैं। तो ये H और ये OH, ये आपका निकल गया। क्या निकल गया, वाटर। पहले लिख लें H2O प्लस, क्या बच गया, यहां से RO, यहां से RC डबल बॉन्ड हो। अच्छा, मैं इस R को इस R से अलग करने के लिए डैश लगा देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा R कहां था। ये R डैश हो गया, तो RO C के साथ बॉन्ड होगा जिसके साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड O है और जिसके साथ R डैश लगा हुआ है। समझ में आया कुछ, RO, ये वाला RO, ये RO हो गया, इसके साथ कार्बन, ये कार्बन लग गया, डबल बॉन्ड O लग गया, डबल बॉन्ड O, और ये R डैश। तो ये आपका हो गया ईस्टर, ये आपका हो गया ईस्टर, ये ईस्टर हो गया। ये वाला पार्ट एल्काइल पार्ट और ये वाला पार्ट एल्केनोएट पार्ट। ईस्टर की जो नेमिंग होती है वो होती है एल्काइल एल्केनोएट। तो ये वाला पार्ट ईस्टर का R दे गया, ये वाला पार्ट R डैश CO जो लगा हुआ है वो एल्केनोएट दे गया, इसको कहेंगे ईस्टर। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस के कारण ही ये परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स को बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये रिएक्शन में चूंकि ईस्टर बन रहा है तो ये रिएक्शन हमारी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। क्लियर हो गया। इसके नाम को भी समझना जरूरी है, अल्काइल एल्केनोएट इसको बोला जाता है। ये जो पार्ट बना है ना, ये पार्ट R, ये अल्काइल पार्ट हो गया, और ये पूरा ऑक्सीजन के इस साइड का जितना हिस्सा है वो एल्केनोएट हो गया। तो इसका नाम जो ईस्टर का होगा अल्काइल एल्केनोएट के रूप में आएगा, जहां एल्कोएट को हम डिफाइन कर देंगे कितने कार्बन है उस हिसाब से। अभी तो मैंने कार्बन डिफाइन नहीं किया ना, अभी तो मैंने RR ले लिया। तो RR ले लिया तो फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते, जब आ जाएगा पता चल जाएगा एक कार्बन है तो मिथाइल लिख देंगे, दो है तो इथाइल लिख देंगे। अल्काइल एल्केनोएट उस हिसाब से बदलेगा। ये इसका नामकरण है, अभी नामकरण पे भी मैं आऊंगा, बट दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन। संपट पड़ी क्या बात। तो ये ईस्टरिफिकेशन हो गई, ईस्टर का फॉर्मेशन। 2 मिनट यहां पर नामकरण भी देख ही लो, मुद्दा छेड़ा है तो। ROC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R डैश, 100% ये ईस्टर है, 100% ये ईस्टर है। दिस इज एन ईस्टर, तो ये ईस्टर है। मेरी बात को यहां पर समझेंगे बहुत अच्छे से। ये वाला पार्ट जो होगा R, ये एल्काइल पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल पार्ट। तो ये जो R हो गया ये एल्काइल पार्ट हो गया। ये वाला जो हिस्सा होगा यहां से यहां तक का, ये वाला पार्ट RCO, ये वाला पार्ट, ठीक है, एक ऑक्सीजन के इस साइड का हिस्सा, एक ऑक्सीजन के इस साइड का हिस्सा, ये पार्ट कहते हैं एल्केनोएट होता है IUPAC के हिसाब से। एल्केनोएट, ये एल्केनोएट होता है। तो हर ईस्टर का IUPAC जो नेम होता है, IUPAC जो नेम होता है, हर ईस्टर का जो IUPAC नेम होगा वो होगा एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट, हर ईस्टर का एक IUPAC नेम होगा जो होगा एल्काइल एल्केनोएट। एग्जाम्पल, कुछ नामकरण देख लेते हैं।
मान लो यहां पर CH3 है, O C डबल बॉन्ड O और CH3, एक कार्बन का एल्काइल पार्ट मिथाइल और दो कार्बन का एल्केनोइड पार्ट मीथेनोइड, तो इट विल फॉर्म मिथाइल मीथेनोइड। दूसरा देखेंगे, यहां C2H5 है, O C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस विल बी इथाइल, ये पार्ट हो गया इथाइल, ये दो कार्बन का, तो इट विल बी इथेनोइड, तो ये हो गया इथाइल इथेनोइड। तीसरा, अगर मान लो यहां 3 कार्बन हो गए C3H7 और यहां पर आपके पास O C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये हिस्सा प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल, और ये दो कार्बन का अभी भी दो ही कार्बन का है, तो ये प्रोपाइल इथेनोइड, ये प्रोपाइल इथेनोइड। क्लियर हो गया? तो ये प्रोपाइल इथेनोइड हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से ईस्टर की क्या होती है, नेमिंग होती है। ये नेमिंग के लिए था, ये पार्ट अल्काइल, ये पार्ट एल्केनोइड, और ये अल्काइल एल्केनोइड आपका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इस तरीके से आपका ईस्टर फॉर्म होगा, इस तरीके से आपका ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपन ने जो ईस्टर बनाया है, अभी तो अपन ने जनरल बनाया, बट जो एग्जांपल दिया उसमें कौन सा ईस्टर बनाया और कैसे बनाए, फिर अपन मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन यहां तो अब ये देखते हैं कि अपने को जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या चर्चा थी। उसमें यह था इथेनॉल लिया था, ठीक है, मतलब दो कार्बन का अल्कोहल लिया था इथेनॉल, CH3 CH2OH, यहां से H निकलेगा, ये H निकलेगा, और यहां से OH निकलेगा, ये जो OH होगा ये निकलेगा यहां से, ये आपका इथेनोइक एसिड हो गया। इथेनोइक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड O और OH, H और OH मिलकर H2 बन गया वाटर। ये जो कार्बन है ये सीधा बॉन्ड हो गया इस ऑक्सीजन से, तो CH3 CH2O CH3 CH2O मतलब C2H5 कर दिया उसको, O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और फिर ये CH3, ये CH3 यहां। क्लियर हो गया? दिस विल बी कॉल्ड एज इथाइल इथेनोइड। इथेनोइड को हम एसीटेट भी कह सकते हैं, क्योंकि एसिड वर्ड दो कार्बन के लिए आता है, तो इसको इथाइल एसीटेट भी कह सकते हो, या फिर तुमने इथाइल इथेनोइड पढ़ा है तो तुम इथाइल इथेनोइड भी बोल सकते हो। तो ये आपका इथाइल इथेनोइड हो गया। तो ये पार्ट हो गया आपका इथाइल, और यह पार्ट हो गया आपका एसीटेट, इथाइल एसीटेट प्लस H2O रिलीज होगा। ये आपकी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, एंड H+ के प्रेजेंस में मोर ओवर इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन पीछे भी आती है, अगर आपने H2O को टाइमली नहीं हटाया तो, क्योंकि अगर आपने वाटर को बना रहने दिया, ईस्टर बनता जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ईस्टर वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस से एसिड और अल्कोहल दे देगा, वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे देगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते ईस्टर बनता रहे, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें ये वाटर तुरंत रिमूव कराते रहना पड़ेगा, क्योंकि वाटर रिमूव कराते जाएंगे, जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती जाएगी, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा, यानी कि हमारा जो ईस्टर का फॉर्मेशन है, ईस्टर का बनना है, वो बढ़ता जाएगा जैसे ही हम H2O को हटाते जाएंगे। तो इसलिए H2O को हटाना जरूरी है ताकि रिएक्शन पीछे ना जाए। ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। क्लियर हो गया? ये जो इथाइल पार्ट आया है ये इथेनॉल अल्कोहल से आया है, और ये जो OH पार्ट था, जो एसीटेट में आपके OH पार्ट था, वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला है। ये बात याद रखना। मोर ओवर अल्कोहल से H मिलेगा, एसिड से OH निकलेगा। कई बच्चों को लगता है कि एसिड है तो उससे H निकलेगा, नहीं, उससे H नहीं निकलेगा, उससे OH निकलेगा। अब इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म पे चर्चा करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन लेट्स मूव टू दिस पार्ट। अब यहां पर चलते हैं, यहां पर भी स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि यहां पर भी अपन ने चीजें देखी हैं। अब आते हैं अपन इसके मुद्दे पर, जो कि होगा मैकेनिज्म का मुद्दा। तो मैकेनिज्म पर आते हैं, मैकेनिज्म पर यहां समझते हैं कि क्या मैकेनिज्म कहता है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो मैकेनिज्म के पार्ट को यहां पर समझेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है मैकेनिज्म का, वैसे स्टेप 1 ये है कि जो कि रिएक्शन है, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो है H2SO4। सबसे पहले ये H2SO4 हरकत में आता है। ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये हरकत में आएगा। क्या करेगा ये हरकत में आकर? सबसे पहले ये देगा H+,
H प्लस और HSO4 माइनस, मतलब ये आपको एक H प्लस निकाल कर दे देगा जो रिएक्शन को इनिशिएट करने में अब मदद करेगा। ये होती है सबसे बेसिक स्टेप। कैटलिस्ट आपका H2SO4 आपको H प्लस आयन देता है HSO4 माइनस के साथ, और H प्लस आयन वहां पर रिएक्शन को इनिशिएट करता है। कैसे करेगा? आपके पास सबसे पहले तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी अल्कोहल नहीं है, अभी ये सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टेप 1 है। इसमें क्या होगा, जैसे ही H प्लस इसको अप्रोच करेगा, यहां जो पाई बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो पाई बॉन्ड होगा वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा था। पाई बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में जो कमजोर बॉन्ड होता है वो पाई होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, पाई कमजोर होता है। पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, हमने ये H प्लस के साथ होगा, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहां पर इसके पास शिफ्ट हो गया, इस पर आ गया O पर माइनस, कार्बन पर प्लस, तो वी हैव CH3 C प्लस OH माइनस, और OH और O के ऊपर यहां माइनस, क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया ना, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ये O माइनस से H प्लस अटैक कर लेगा तो ये OH बन जाएगा, बट यहां बन गया कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन बन गया कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? अल्कोहल का ऑक्सीजन। सर क्यों अटैक करेगा? भैया अल्कोहल का ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। जैसे मान लो तुम्हारे पास C2H5OH है, तो जो ऑक्सीजन है उस पर आप क्लियरली देखोगे कि इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है तो तुरंत ये पॉजिटिव को देखकर अटैक कर लेगा, ये यहां अटैक कर लेगा पॉजिटिव को देखकर। तो ये C2H5OH का ऑक्सीजन यहां पर अटैक कर रहा है, देखो स्टेप 2 में, और इसके साथ H है, ये H ऊपर बन गया, ठीक है। O माइनस के रूप में रखो या फिर H लगा दो, बात एक ही है। हमने फिलहाल वो जो H प्लस था वो अटैक करके बता दिया, तो ये OH बन गया, ये O इस पर गया। अब चूंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से इसको कनेक्ट किया है, तो इस ऑक्सीजन जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये जो पॉजिटिव कार्बन पर था, ये कह लो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाकर अपने ऊपर ले लिया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया, ये एज इट इज OH बन के रह रहा है। अब ये पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मींस इट्स एन ऑक्सोनियम आयन, हाईली अनस्टेबल। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब ऑक्सोनियम आयन, हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा, खुद को स्टेबल करेगा, खुद को स्टेबल करेगा तो एक ऐसा ग्रुप निकालेगा अपने अंदर से जो उसको स्टेबल करे। अब देखो कार्बन है एक तरफ और एक तरफ हाइड्रोजन है, कार्बन को ये नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि कार्बन से तो ये जुड़ा था, इसलिए तो पॉजिटिव आया था। तो अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा और हाइड्रोजन को विदा कर देगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपना भी ले लेगा और हाइड्रोजन का भी छीन लेगा और हाइड्रोजन को विदा कर देगा। हाइड्रोजन जाएगा H पॉजिटिव बनने, H पॉजिटिव बनके, और ये ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा। तो अब ये कंपाउंड क्या हो गया? CH3COH OH OC2H5। क्लियर हो गया? तो ये कंपाउंड हो गया, देखो CH3COH C2H5OH पूरा नीचे, और यहां पर एक H। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब क्या होगा, यहां पर जो OH लगा हुआ है ये अपना बॉन्ड यहां से तोड़ लेगा, ये OH अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 H ग्रुप स्टेबल नहीं होंगे। ये जो एक कार्बन पर 2 H ग्रुप लग गए ये स्टेबल नहीं होंगे, तो यहां से OH अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव बन के निकलेगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन वापस इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब वो यहां से वापस से H प्लस रिलीज कर देगा। जो H प्लस पहली स्टेप में लिया था वो रिलीज कर दिया, क्योंकि यहां से OH माइनस गया, यहां से H प्लस गया, क्या निकल गया? वाटर निकल गया। क्या निकल गया? वाटर निकल गया। और ये रिएक्शन पूरी एज इट इज रहेगी। नीचे था आपका OC2H5, तो ये OC2H5 रहेगा, और यहां पर भी ऑक्सीजन को ऑलरेडी ऑक्सीजन ने H प्लस निकाल दिया था पहली स्टेप में ही, तो यहां पर ऑलरेडी ये निकल चुका है, तो यहां पर सिर्फ OC2H5 बचेगा। अल्टीमेटली वी हैव CH3, ये वाला C, इसने डबल बॉन्ड वापस बना लिया ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये OH पूरा ग्रुप चला गया, OC2H5 यहां रह गया, तो OC2H5 यहां आ गया। दिस इज कॉल्ड एज योर ईस्टर, दिस इज कॉल्ड एज योर ईस्टर। तो ये फाइनली आपका ईस्टर बन गया। H2O भी साथ में बन गया, H प्लस जो हमने लिया था वो हमने वापस कर दिया, यहां से H प्लस हमने वापस कर दिया। हालांकि ये जो H प्लस गया ये H2O में चला गया, ये वाला जो H प्लस गया ये हमने रिएक्शन में यहां पर जो बना है ये वापस कर दिया, इसको ये हमने यहां पर वापस कर दिया इसको, क्योंकि हमने कहा भाई H2SO4 तुम तो कैटलिस्ट है, तो तुम्हारा काम है
रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, रिएक्शन की शुरुआत जल्दी करना, तो तुमको कोई भी अपना पार्ट कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डाले, मतलब जो सिर्फ रिएक्शन की रफ्तार को कम ज्यादा करे, लेकिन खुद रिएक्शन में कंज्यूम्ड ना हो, खुद रिएक्शन में कहीं भी अपनी खपत ना करे, कोई भी हिस्सा कैटलिस्ट का चला ना जाए रिएक्शन में। क्यों? तो हमने अगर स्टार्टिंग में H+ ले गए थे तो हमने बीच में कहीं उसको H+ वापस कर दिया, हमने स्टार्टिंग में कहीं H+ लिया तो बीच में H+ वापस भी कर दिया, मतलब H2SO4 ही बना रहेगा। सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करने में, जल्दी इनिशिएट करने में बस हेल्प कर रहा है। यह होता है कैटलिस्ट का काम, और यही अल्टीमेटली एक कैटलिस्ट करता है। क्लियर हो गया? अगर आपको यहां मैकेनिज्म में कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं मैकेनिज्म, सारी रिएक्शन खुद से बनाकर और सारी रिएक्शन खुद से लिख के। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ esterification reaction. Mechanism of esterification reaction. सबसे पहले कैटलिस्ट आएगा, शुरुआत वही करेगा, और वो कैटलिस्ट कौन है हमारा? H2SO4, जिसको हमने वाटर को निकालने का भी काम दिया है और कैटलिस्ट की तरह भी काम किया है। तो ये रिवर्सिबली H+ और HSO4- दे देगा, राइट? अब सबसे पहले एसिड आएगा, फिर सेकेंड स्टेप में भी हैव एसिड। एसिड इज CH3, C डबल बॉन्ड O और H, और जैसे ही H+ इसको अप्रोच करेगा, ये जो H+ जैसे ही इस पर अप्रोच करेगा तो यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, O पर आएगा नेगेटिव, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। ये H+ इस पर अटैक करवाएंगे, रिएक्शन में देखेंगे। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं इसको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा सेकेंड टाइम, CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। हमारा ये जो H+ था ये इस पर अप्रोच करेगा, जैसे ही इस पर अप्रोच करेगा डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस नेगेटिव को शांत कौन कर देगा? H+ आकर। इस नेगेटिव को शांत कौन कर देगा? H+ आकर। तो देखेंगे CH3, C सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर ऑलरेडी कौन था? OH, और यहां कार्बन पर पहले पॉजिटिव आ गया। सबसे पहला काम ये होगा इस पॉजिटिव को शांत करना। इस पॉजिटिव को शांत करेगा अल्कोहल का ऑक्सीजन। अब तीसरी स्टेप में हमारे पास अल्कोहल आएगा। अल्कोहल देखेंगे कौन है? सपोज इथेनॉल ले लिया, C2H5OH, इसके पास दो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो होगा इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा यहां से। तो यहां पर कौन है? CH3COH विद अ पॉजिटिव चार्ज OH। तो तीसरी स्टेप में अटैकिंग कहां होगी? देखेंगे यहां पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? एक बॉन्डिंग बनेगी। यहां पर देखते हुए चलेंगे, ये बन गया आप C2H5, ये एज इट इज था। यहां पर आपके पास O के साथ बॉन्डिंग किसकी? H की। O के साथ ये पूरी बॉन्डिंग फिर किसकी? कार्बन की। जिस कार्बन पर ऑलरेडी एक OH यहां लगा हुआ है, एक OH यहां लगा हुआ है, एक OH यहां लगा हुआ है, दो OH लगे हुए कार्बन के साथ, और एक तरफ लगा हुआ है CH3। क्लियर हो गया? ठीक है। इस पर ऑक्सीजन ने क्योंकि यहां से बॉन्डिंग बनाई है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, तो इस ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन बोलेगा भाई साहब ये तो मेरी इमेज को एक डेंट है, मेरी साख को एक, मतलब मेरी इमेज जो है, मेरी जो इज्जत है, मेरी जो साख है, उस पर ये एक धब्बा है कि मेरे ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि मैं तो दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। मतलब मैं तो लोग जाना जाता हूं इलेक्ट्रॉन की चोरी के लिए, कि मैं कहीं भी जाऊंगा इलेक्ट्रॉन को उचका के ले आऊंगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखूंगा, ऑक्साइड आयंस बनाऊंगा। भाई साहब ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब मैं ऑक्सोनियम आयन बन गया। मैं इस जल्दी पॉजिटिव को हटाऊंगा, और पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या करेगा? कहीं से इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ करेगा। अब इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ देखो, पॉजिटिव आया क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ नहीं, इस कार्बन को अटैक करा, इस कार्बन को अटैक करा, इसलिए पॉजिटिव आया। तो कार्बन को हटाएगा नहीं, ना इसको हटाएगा ना इस कार्बन को हटाएगा, वो बच्चों को निशाना बनाएगा, ये H पॉजिटिव को हटाएगा। समझ में आया? इस H पॉजिटिव को हटाएगा वो, तो बोलेगा भैया तुम निकलो चलो यहां से H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव निकलेगा। तो अब यहां पर देखेंगे रिएक्शन, अगली स्टेप में क्या होगा देखेंगे यहां पर। दिस विल बी योर फोर्थ स्टेप।
फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से C2H5 है, O है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर हाइड्रोजन बैठा हुआ है, यहां कार्बन है, OH है, ये भी OH है, और यहां पर आपका CH3 है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये H प्लस निकलेगा, ये H प्लस जाएगा, तो बगल वाला कार्बन बोलेगा भाई हम भी पूरा OH माइनस यहां से रिलीज करते हैं, ये OH माइनस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये H प्लस जाएगा, ये OH माइनस जाएगा, और इस OH माइनस पर कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, ध्यान से सुनना। तो इस पर प्लस चार्ज स्टेबल करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है नीचे वाला, जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये अपना बॉन्ड तोड़कर इधर दे देगा। समझ में आया? तो देखेंगे क्या होगा, पूरी रिएक्शन समझेंगे, यहीं पर समझना है मेन काम। ये C2H5 ये एज इट इज, ऑक्सीजन का प्लस शांत हो गया क्योंकि यहां से H प्लस चला गया, तो ऑक्सीजन का प्लस शांत हो गया, बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस नहीं आएगा अब इस पर, H पॉजिटिव चला गया, क्योंकि ये H पॉजिटिव बगल वाले OH नेगेटिव से मिल गया, यहां से OH नेगेटिव, मतलब वहां पर H2O बन चुका होगा एक अलग से, इन्होंने H2O बना लिया होगा। अब इस कार्बन पर प्लस आया होगा जैसे ही OH गया होगा, जैसे ही OH गया होगा, अब H पॉजिटिव खत्म, H और OH माइनस मिल गए, H पॉजिटिव H2O बन गया, लेकिन OH माइनस निकलने से इस कार्बन पे प्लस आया होगा। इसके प्लस को कौन शांत करेगा, नीचे बैठा ऑक्सीजन बोलेगा यार हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़कर इसके साथ डबल बॉन्ड कर लेता हूं, तो यहां पर एक कार्बन लगेगा जिसके साथ नीचे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आएगा, ये H प्लस कह लो निकल गया, ये H प्लस निकल गया, और यहां पर हमारा CH3 बनेगा। समझ आया? और प्लस हमारा H प्लस निकल जाएगा, ये H प्लस हम क्या करेंगे, वापस से यहां पर दे देंगे, क्योंकि हमने यहां यूज किया था इसको, हमने यहां यूज किया था इसको, तो ये H प्लस हम वापस दे देंगे, HSO4 के साथ वो वापस H2SO4 दे देगा, रिएक्शन वापस आ जाएगी। सो इट विल बी रिकवर्ड बैक टू फॉर्म H2SO4, रिकवर्ड बैक टू फॉर्म H2SO4, तो ये रिवर्ट बैक हो गया ताकि H2SO4 बन जाए, रिकवर्ड बैक हो गया, वापस से बन गया, और ये यहां पर है। अब तुम चाहो तो इसको H प्लस वाला मानो, या यहां से जो H प्लस निकल रहा है वो मान लो, तो फिर ये मानना पड़ेगा ये H प्लस इस OH माइनस के साथ पानी बना लेगा, या फिर ये H प्लस इस OH माइनस के साथ पानी बना लेगा, निकलेंगे दो H प्लस, एक ये और एक ये। अब तुम बोल दो कि ये इसके साथ पानी बना रहा है या ये वाला इसके साथ पानी बना रहा है। अगर ये वाला पानी बना रहा है तो फिर ये वाला H प्लस कैटालिस्ट में रिकवर हो जाएगा, अगर ये पानी बना रहे हैं जैसे मैंने बनाया है, ये पानी बना रहे हैं, तो फिर ये वाला H प्लस रिकवर हो जाएगा। संपट पड़ गई। अब H प्लस में कहीं निशान तो है नहीं कि तुम वो नीचे वाले H प्लस थे कि ऊपर वाले H प्लस थे, इसलिए हम कहते हैं दो H प्लस से एक पानी बना लेगा, एक हमारा वापस से कैटालिस्ट में चला जाएगा, ये कैटालिस्ट हमारा रिकवर्ड, पूरी रिएक्शन कंप्लीट, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया ईस्टर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ईस्टर। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया किसका, ईस्टर का। इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोइड बोलो या इथाइल एसीटेट बोलो, दोनों बातें एक ही हैं। तो ये आपका इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोइड बोलेंगे या इथाइल एसीटेट बोलेंगे, बात एक ही है। तो ये इथाइल और वो एसीटेट। क्लियर हो गई रिएक्शन का मैकेनिज्म, समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहां आकर, बट इतना भी नहीं है अगर तुम बिल्कुल सटीक होकर समझ रहे हो तो। क्लियर हो गया? बस ये यहां से देखना, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा तो यहां से ये H प्लस पहले निकालेगा, और H प्लस निकालेगा तो कार्बन यहां से OH माइनस निकालेगा, क्योंकि कार्बन पे भी दो H ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो वो OH माइनस निकालेगा, एक H प्लस एक OH माइनस के साथ जाएगा। लेकिन अगर कार्बन ने OH माइनस निकाला तो खुद पॉजिटिव बन गया, इस पॉजिटिव को ये ऑक्सीजन सेटिस्फाई करेगा, यहां से बॉन्ड तोड़कर इसको दे देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, ऊपर वाला ग्रुप तो खत्म, यहां डबल बॉन्ड आ गया, H पॉजिटिव यहां से भी निकला, ये H पॉजिटिव नीचे वाला कैटालिस्ट में मिल जाएगा, कैटालिस्ट रिकवर्ड हो जाएगा। ये है पूरा मैकेनिज्म ऑफ ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। संपट पड़ी क्या बात? तो ये इस तरीके से ईस्टरिफिकेशन होता है, और क्लियर दिख रहा है, देखो इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि यहां से हमने जो रिलीज किया, ये OH जो बना है C2H5O, यहां से ये बॉन्ड टूटा H, क्योंकि जब इसने अटैक किया ऑक्सोनियम आयन बनाया तो ये देखो H टूटा, ये अल्कोहल का पार्ट था, अगर आप देख रहे हो तो दिस वॉज योर अल्कोहल पार्ट, ये अल्कोहल का पार्ट था, समझ में आ रहा है कुछ?
और भैया अगर ये अल्कोहल का पार्ट था तो यहां से H टूट रहा है, O और H का बॉन्ड टूट रहा है। क्लियर हो गया? और ये वाला पार्ट आपका ईस्टर का पार्ट था, ये सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट था। ये कहां से मिला आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड से। मैकेनिज्म में ही देख लो, ये आपको कहां से मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट था, तो ये OH निकाल रहा है और ये यहां से OH निकाल रहा है, ये OH निकाल रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल से H निकलेगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इसलिए इस रिएक्शन को हमने उस कैटेगरी में पढ़ा अल्कोहल की जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है। ये O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है। ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमारे यहां समझने लायक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया एकदम से? तो यहां पर हमारा ये फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड एज ईस्टर फॉर्मेशन एंड दिस इज हाउ द ईस्टर विल गोइंग टू फॉर्म। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से, ठीक है? तो यहां पर मैंने पूरा बकायदा मैकेनिज्म समझा दिया एक बार और। अगर इनकेस यहां पर कोई डाउट रह गया हो तो, वैसे यहां पर भी वो चीज सेम थी, तो यहां पर अपन क्लियर कर चुके हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो यहां पर हमारा मैकेनिज्म ऑफ ईस्टरिफिकेशन हम लोगों ने पूरी तरीके से निपटा लिया है। So now the equilibrium can be shifted towards ester formation by removing water। मैंने पहले बता दिया था अगर आप वाटर निकालोगे तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो प्रोडक्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, मोर एंड मोर ईस्टर विल गोइंग टू बी फॉर्म्ड। As soon as it is formed, it can be done by adding benzene as a co-solvent and distilling the azeotropic mixture of benzene and water। अब इसके लिए वाटर को रिमूव कराने के लिए आप क्या कर सकते हो? बेंजीन को डाल सकते हो, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना पानी निकाल दिया हाथ से ऐसे इधर इधर कर दिया, जैसे कोई चीज से छाट रहे हो आप पानी, तो ऐसे पानी तो अलग होगा नहीं, तो आपको कोई को सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा जिसमें बेंजीन ऐड हो जाएगा। बेंजीन और वाटर का एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा जिसको हम डिस्टिल्ड करके निकाल सकते हैं। तो वहां पर द बेंजीन वाटर एजियोट्रोपिक कंटेन्स 9% वाटर एंड बॉइल्स एट 342 केल्विन। तो आप इसको डिस्टिल्ड करोगे अगर, तो डिस्टिल्ड एंड डिस्टिलिंग द बेंजीन मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड वाटर, तो आपका बेंजीन और वाटर का मिक्सचर अलग हो जाएगा, पानी उसमें अलग हो जाएगा और आपका ईस्टर वहां पर बना रहेगा। तो वहां पर क्या होगा? आपका ईस्टर बना रहेगा। बेंजीन जो होगा वो एक को सॉल्वेंट की तरह ट्रीट हो रहा है वाटर को निकालने में। और वाटर क्यों निकाल रहे हैं? सिंपल समझ में आया? रिएक्शन रिवर्सिबल है, ध्यान दिया हो तो रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो मैंने कहा था वाटर को जैसे ही बने निकाल लेना, नहीं तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी। ईस्टर और वाटर मिलके वापस से अल्कोहल और एसिड दे देंगे, जो हम नहीं चाहते। हम ईस्टर चाहते बने तो हमें वाटर निकालना पड़ेगा। तो ये वाटर को निकालने के लिए काम कर रहे हैं भाई। क्लियर हो गया? तो ये वाटर को निकालने का यहां पर हमारा काम हो रहा है। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर? अगर हम ऑर्डर की बात करें तो कौन सी अल्कोहल, कौन सा ईस्टर सबसे अच्छा ईस्टरिफिकेशन के लिए? सो द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स नियर द साइट ऑफ रिएक्शन whether in the alcohol or in the acid slows down esterification and reverse hydrolysis process। अगर अल्कोहल में भी बल्कीनेस है या एसिड में बल्कीनेस है, किसी में भी बल्कीनेस है, दोनों ही चीजें बेकार है। दोनों में से किसी में भी बल्कीनेस होगा तो बेकार होगा, आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा बल्कीनेस के कारण। बल्कीनेस में क्या प्रॉब्लम है? वही भैया जो अटैकिंग हो रही है ना, कि H+ आकर ऑक्सीजन पर पहले अटैक कर रहा है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग के बाद, वहां पर फिर जो कार्बन है कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो अल्कोहल आकर अटैक कर रहा है। अब मानकर चलो कार्बोक्सिलिक एसिड जिस पर अटैक कर रहा है और अल्कोहल जो अटैक कर रहा है, दोनों बल्की हैं, तो अटैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी ना। भारी भारी ग्रुप है, बीच में बल्कीनेस, हिस्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, टकरा जाएंगे। इवन एक पर भी बल्कीनेस है, मान लो एसिड में बल्कीनेस है, तो अल्कोहल अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, या अल्कोहल में बल्कीनेस है तो वो अच्छे से खुद नहीं आ पाएगा एसिड पर अटैक करने। मतलब किसी पर भी बल्कीनेस होगी तो अल्टीमेटली ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन स्लो डाउन होगी। इसलिए फिर कौन से अच्छे अल्कोहल और कौन से अच्छे एसिड हैं जो कि कम डिग्री वाले हैं, तो इसमें मीथेनॉल और मीथेनोइक एसिड का सबसे अच्छा ईस्टर बनेगा, और टर्शरी अल्कोहल और टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड से सबसे बेकार ईस्टर बनेगा। मतलब बेकार इन द सेंस सबसे स्लो डाउन होकर सबसे स्लोली ईस्टर उसमें बनेगा। सो द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर गिवन रिएक्शन इज इन द ऑर्डर। देखो मीथेनॉल का सबसे अच्छा ऑर्डर है, मीथेनॉल सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा अल्कोहल में, फिर उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे बेकार, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बल्कीनेस 3 डिग्री में। एंड डोज ऑफ एसिड्स फॉर गिवन अल्कोहल इज इन द ऑर्डर। एसिड के भी देखो मीथेनोइक एसिड सबसे ज्यादा, दिस इज मीथेनोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड उससे कम, RCH2COH उससे कम, R2CHCOH और कम, R3CCOH उससे और कम।
ये टर्शरी हो गया, क्योंकि COH जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से लगा है, तो टर्शरी सबसे बेकार। बल्कीनेस बढ़ रही है ना, कार्बन बढ़ रहा है मतलब बल्कीनेस बढ़ रही है। और याद रखना, कार्बन आता है तो मतलब अकेले नहीं आ रहा, अपने साथ हाइड्रोजन का झुंड लेकर आता है, वो होती है बल्कीनेस। कार्बन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि अपने साथ हाइड्रोजन, एक कार्बन मिनिमम 3 हाइड्रोजन लाएगा, तो एक कार्बन भी जुड़ के अगर चेन में तो 3 हाइड्रोजन लेकर बैठ गया, तो फिर वो बल्कीनेस लेकर आएंगे। और समझ आ रहा है? इससे वो अटैकिंग जो हो रही थी मैकेनिज्म में, हमने कहा था ना मैकेनिज्म में ये जो अटैकिंग, ये देखो हमने कहा था कि अल्कोहल, ये जो कार्बोकेटाइन बना है इस पर अल्कोहल अटैक करेगा, ठीक है। तो ये देखो अल्कोहल हम दिखा रहे हैं अटैक करता हुआ। अब मान लो इस कार्बन के आसपास भीड़ होती, तो क्या ये अल्कोहल अच्छे से अटैक कर पाता? नहीं कर पाता ना। या ये खुद बड़ा होता, कुछ इसके आगे बल्कीनेस होती, तो ये जा ही नहीं पाता इतना भारी शरीर लेके। समझ में आ रहा है कि वो अटैक कर ले। तो दोनों में हम नहीं चाहते बल्कीनेस ज्यादा हो, इसलिए अल्कोहल हो या एसिड हो, कम कार्बन वाले ज्यादा अच्छा ईस्टर बनाते हैं, कम कार्बन वाले ज्यादा अच्छा ईस्टर बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो क्लियर हो गया, ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। अल्कोहल हो चाहे एसिड हो, कम कार्बन ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा कार्बन आ गए बल्कीनेस आ गई, रिएक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। Now if acid is converted into acid halide and then esterified, then the total process is then irreversible, hence preferred. अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो एसिड है आप उसको डायरेक्ट ना यूज करते हुए उसे पहले एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर लो, यानी कि उसमें जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दो हेलोजन से। RCOOH में जो H है उसको रिप्लेस कर दो हेलोजन से, तो वो एसिड हैलाइड हो जाएगा, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। फिर आप अगर रिएक्शन कराओगे तो भी ईस्टर बनेगा। और ये अच्छी बात है कि यहां पर पीछे नहीं जाएगी रिएक्शन, क्योंकि अब वाटर नहीं निकलेगा, यहां पर HCl निकलेगा। इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो HCl। कैसे बनेगा देख लो, पहले देख लो ताकि रिएक्शन क्लियर हो। सबसे पहले तो तुम्हारे पास कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OOH, मतलब OH को रिप्लेस करना पड़ेगा पूरा, H को नहीं, OH को। अब इसको रिएक्शन करा लेते हैं हम लोग किससे, हेलोजन एसिड से, कोई भी एसिड से, मतलब Cl माइनस से। तो जैसे ये HCl हमने ले लिया, इसमें Cl माइनस आपको मिलेगा, HCl ले लिया तो इसमें Cl माइनस मिलेगा, तो यहां से ये OH हो जाएगा और H हट जाएगा। यहां से क्या होगा, तो यहां से अपन ने OH और H निकाल लिया। अब ये जो Cl होगा, ये Cl इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो H2O निकल गया, यहीं पहले ही निकल गया वो H2O, इस रिएक्शन में ही चला गया H2O। और अब क्या बचा आपके पास, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसको बेसिकली हम एसिटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं बेसिकली, क्योंकि ये एसिटाइल ग्रुप हो गया, CH3CO और Cl क्लोरीन ग्रुप हो गया, तो एसिटाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आप करा सकते हो सीधा अल्कोहल के साथ, तो अब आपका वाटर बनेगा ही नहीं, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं जाएगी, क्योंकि वाटर तो इसी स्टेप में बन गया। ये स्टेज 1 थी, इसी स्टेज में बन गया वाटर, तो ये स्टेज 1 थी। अब स्टेज 2 की बात करते हैं, स्टेज 2 की बात करते हैं, तो स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे अब मेरी बात को। स्टेज 2 में ये उठाएंगे एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, और इसकी रिएक्शन करा देंगे हम अल्कोहल से CH3O और H के साथ, ये रिएक्शन कराएंगे। तो अब क्या होगा, यहां से H गया, यहां से Cl गया, ये चला जाएगा HCl। क्लियर हो गया, ये अब HCl चला गया। अब इसमें जो बनेगा वो ईस्टर के साथ HCl बनेगा, और HCl के साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन पीछे नहीं आएगी, तो यहां पर आपका HCl बन जाएगा। सो वी हैव दिस एज HCl प्लस क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3, ये आपका ईस्टर हो गया, और वही आपका बन गया मिथाइल इथेनोएट। तो ये बेसिकली मिथाइल इथेनोएट का ईस्टर बन गया, विच इज ऑल्सो अ फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, इसलिए इसमें भी अच्छी फ्रैग्रेंस हमें मिलती है, इसलिए इसको भी परफ्यूम और डिओड्रेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी परफ्यूम और डिओड्रेंट होते हैं वो इसी ईस्टर के बनते हैं। लेकिन देखो अल्टीमेटली एसिड और अल्कोहल है, बट दोनों अलग अलग स्टेज में रिएक्ट हुए। ये स्टेज 2 में रिएक्ट हुआ कौन, अल्कोहल, स्टेज 1 में रिएक्ट हुआ कौन, एसिड। तो दोनों को हमने अलग अलग रिएक्शन कराई।
और मुद्दा सिर्फ इतना था कि हमने जो एसिड था उसको पहले एसिटाइल क्लोराइड, क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जिससे वहां पर आखिरी स्टेप में वाटर नहीं बना। वाटर नहीं बना तो रिएक्शन पूरी पीछे की तरफ नहीं आई, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं फॉलो हुई, ये हो गया। तो स्टेज 1 में देखें, इथेनोइक एसिड विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एसिटाइल क्लोराइड, ये स्टेज 1 में, और ये यहां पर PCl5 से करा है। आप HCl से कर लो, PCl5 से कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो यहां पर आपका एसिटाइल क्लोराइड बना। फिर देखो ये स्टेज 2 में इथेनॉल यूज किया और ये इथाइल इथेनोएट बना, प्लस HCl बनेगा। वो HCl यहां पर मैंने पहले लिख दिया था कि HCl बनेगा, तो दिस इज इथाइल इथेनोएट, ईस्टर है। Stage 2 is called as acetylation of alcohol and can also be done using acetic anhydride CH3CO whole twice O। आप ये जो acetic anhydride है, ये acetylation बेसिकली कर रहे हो, तो आप इसको acetic anhydride का यूज करके भी कर सकते थे। आप एसिटिक एनहाइड्राइड का भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टेज 2 में। तो ये था हमारा मैकेनिज्म जो हम लोगों ने यहां पर इस पार्ट पे देखा कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके भी ईस्टर बना सकते हैं। और इसलिए इस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें पीछे वापस जाने के चांसेस नहीं है। देखो कोई भी रिवर्सिबल का साइन नहीं है, जबकि मेन जो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी, अगर उसको गौर किया हो तो यहां रिवर्सिबिलिटी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पानी बन रहा था और पानी के साथ ईस्टर मिलकर अल्कोहल और एसिड वापस दे सकता था। यहां पर क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि यहां पर आप देखोगे HCl बन रहा है, ये HCl बन रहा है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, ये पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे फिर चर्चा करते हैं। ओके, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। सो यहां पर एक नोट है इसी रिएक्शन के लिए, इट इज द OH ग्रुप ऑफ एसिड एंड नॉट दैट ऑफ अल्कोहल। बात कर चुके, OH ग्रुप जो है वो एसिड से निकलेगा, मतलब एसिड यहां से OH ग्रुप देगा ईस्टर के फॉर्मेशन में, ठीक है। और जो अल्कोहल है, एसिड कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो अल्कोहल है वो आपको H ग्रुप देगा, H देगा, ठीक है। एंड नॉट दैट ऑफ अल्कोहल दैट क्लीव्स, thus isotopic 18 ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल इन द गिवन रिएक्शन रिमेन्स इन ईस्टर। तो ये जो ऑक्सीजन रहेगा ये ईस्टर में रहेगा, ये पानी के साथ नहीं जाएगा। पानी के साथ कौन सा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन। तो मान लो आपके पास ये RCOH है और यहाँ H, आपने कोई आइसोटोपिक ऑक्सीजन यूज कर लिया जिसका 18 एटॉमिक मास है, 18 मास नंबर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा 8, लेकिन जो मास नंबर रहेगा वो बदल जाएगा, तो आइसोटोप्स। तो यहां पर हमने 16 वाला यूज किया, यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब ये नॉर्मल 16 वाला है, या हमने 18 वाला यूज कर लिया, तो ये ऑक्सीजन ईस्टर में जाएगा और पानी में ये वाला ऑक्सीजन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। दो ऑक्सीजन रहेंगे, एक ईस्टर में रहेगा, एक पानी में चला जाएगा। पानी में कौन सा जाएगा? एसिड का। ईस्टर में कौन सा रह जाएगा? अल्कोहल का। तो ये RO डैश जो होगा ये सीधा इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, OR डैश, तो OR डैश, RC डबल बॉन्ड O, OR डैश। ये ऑक्सीजन पर 18 नंबर इसलिए लिखा है दिखाने के लिए कि ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन अल्कोहल का है जो ईस्टर में भी मिलेगा, जो ईस्टर में भी मिलेगा। और रही बात कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन की, वो पानी में निकल जाएगा। तो ये अपनी एक रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। यहां पर सारी रिएक्शंस खत्म हो चुकी है O और H को लेकर, मेनली जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अब फिर इसके बाद पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्लियर हुआ यहां पर? तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है पहला पार्ट, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पार्ट, जिसमें हमने पहले तरीके की कैटेगरी देखी है, यानी कि अल्कोहल की उन रिएक्शंस की चर्चा करी है जिसमें RO और H, O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, जो कहीं ना कहीं एसिडिक कैरेक्टर भी बताता है कि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ऐसा होगा। हालांकि अल्कोहल अच्छे एसिड नहीं होते, खासतौर से एलिफेटिक अल्कोहल्स, तो जो एलिफेटिक अल्कोहल्स है, ओपन चेन अल्कोहल्स, वो तो बिल्कुल अच्छे एसिड नहीं होते, वीक एसिड होते, पानी से भी वीक होते। लेकिन वीक एसिड भी हैं, तो हमको उनका नेचर डिस्कस करना था, जो हमने इस पार्ट में किया है। बाकी अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में अब अलग कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें R और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, अल्काइल पार्ट और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो उस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। और इन केस अगर YouTube पर कोई आप लेक्चर मिस आउट कर रहे हो या आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो सबसे बेहतर तरीका है मैग्नेट बेस की वेबसाइट magnetbase.com आकर विजिट करके सारे लेक्चर्स पूरी ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट में देख सकते हो।
करना क्या, आपको वेबसाइट पर आना है, आपको होम पेज दिखेगा, यहां पर सारी कैटेगरी वाइज आपको पूरे कोर्सेस मिलेंगे। आपको K-12 में जाना है अगर आप 12th क्लास के लिए फोकस कर रहे हो तो, और अगर IIT और नीट की तैयारी कर रहे हो तो IIT JEE और नीट के सेगमेंट में भी आप जाकर लेक्चर देख सकते हो। तो K-12 के लेक्चर्स यहां पर आपको सब दिखेंगे। क्लास आपको सिलेक्ट करनी है 12th क्लास। 12th क्लास में हर सब्जेक्ट के फैकल्टी के आपको लेक्चर्स दिखेंगे। केमिस्ट्री का भी वहां पर दिखेगा। केमिस्ट्री के जैसे ही आप पार्ट 2 में आओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12th के पार्ट 2 में ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं सारे, तो जैसे आओगे आपको सारे चैप्टर की लिस्टिंग मिलेगी यहां पर प्रॉपर सीक्वेंस में, और हर चैप्टर के आगे नंबर ऑफ लेक्चर्स भी लिखे कि इसके आगे इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स है, और हर लेक्चर के आगे लेक्चर का ड्यूरेशन तक लिखा है। तो आपको बस क्या करना है, यहां पर जो प्लस का बटन है उसको क्लिक करना है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के जैसे प्लस का बटन क्लिक करोगे सारे टॉपिक वाइज यहां पर लिस्टिंग आएगी, और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड टॉपिक वाइज लिस्टिंग आएगी। प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको ऊपर से नीचे तक यहां पर टॉपिक्स की मिलेगी। और ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो क्या होता है, केमिस्ट्री में ज्यादातर टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है मतलब हर एक टॉपिक का अपने आगे या पीछे के टॉपिक से कोई ना कोई लेना देना होता है, एक फ्लो चलता है। अगर हमें वो फ्लो नहीं मिलता है तो पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म होता है, फिर ऐसा लगता है यार छोड़ो इस टॉपिक को बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। लेकिन अगर वही फ्लो बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है, ये टॉपिक मुझे समझ में आया, अब इसको आगे अलग कनेक्ट किया अगले टॉपिक में, फिर उसको अलग कनेक्ट किया अगले टॉपिक में, तो वो एक मोमेंटम देता है पढ़ाई में, इंटरेस्ट डेवलप करके रखता है। तो उसके लिए हम YouTube पर कई बार ऐसा होता है हमें टॉपिक सर्च करते हैं बट हमें आगे पीछे के टॉपिक नहीं मिलते। बेहतर है वेबसाइट पर आकर आप लेक्चर देखो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको हाई क्वालिटी का बफर फ्री वीडियो मिलेगा जो रन होगा। बफर फ्री वीडियो हाई क्वालिटी का स्ट्रीम होगा। और ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है या कोई कोड लगाना है या कोई पैकेज लेना है, कोई फीस पे करनी है, कुछ नहीं। 100% फ्री एजुकेशन है। जैसे वीडियोस आप फ्री में यूट्यूब पर देखते हो वैसी वेबसाइट पर आप देखोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भी कोड कुछ नहीं लगाना है। और 1, 2, 4 चैप्टर के लिए नहीं है, सभी चैप्टर पर है, सभी कोर्सेज पर लागू है। 100% फ्री एजुकेशन है वेबसाइट पर। बाकी यूट्यूब चैनल पर आपको पता है कि KG से लेकर 12 तक के हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के एक्सक्लूसिव वीडियोस एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई को बेहतर कर सके, और वो भी विदाउट चार्जिंग अ सिंगल मनी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल लोगों तक शेयर जरूर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।